भी यार मैं क्या करूँ यार, आ रहा तो आप बता देना कब जैसे ये करेंगे इंतजार हाँ लिंक कर दो। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे छोटे से निवेदन के ऊपर आप सब लोग पधारे। आज हमारे बीच में हमारे युवा सांसद, हरियाणा की राजनीति में बहुत ही अहम और खास महत्व रखने वाले नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजस्थान में जो अग्निपथ केंद्र की योजना है उसके तहत जो अग्निवीर दिए जा रहे हैं, उसका हमारी कांग्रेस पार्टी इस योजना का विरोध करती है। जिस तरीके से ये लागू की जा रही है उसको लेकर के अपनी पूरी बात कहेंगे। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमने राजस्थान प्रदेश में कल तमाम विधानसभा क्षेत्रों में 200 विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के साथ, तमाम नेताओं के साथ संगठन का एक कार्यक्रम इस अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर लेकर के अस्थायी सेना में भर्ती की जा रही है और भारत की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करते हुए युवाओं के साथ में जो धोखा किया जा रहा है उसके खिलाफ में धरना और प्रदर्शन हम सब लोग कर रहे हैं। तो आज मुझे एक चिट्ठी हाथ लगी है, काफी जगह आई होगी कि 2019 में जो भर्ती हुई थी और जो भर्ती हो चुके उन युवाओं को भी एक चिट्ठी के साथ में ये कहा गया है कि आपको भी इसी अग्निवीर में शामिल, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के तहत अस्थायी नौकरी में शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब कि धोखे पे धोखा और इतना बड़ा आक्रोश पूरे देश में हो रहा है युवाओं में, उसके बावजूद भी उनके जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम भारत की केंद्र की सरकार, मोदी सरकार कर रही है। और मोदी जी फिर भी एक बेशर्मी के साथ में मन की बातें कर रहे हैं, काम की बातें नहीं कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल करके पूरे विस्तार से आज जो हमारे नेता आए हैं दीपेंद्र हुड्डा जी वो बोलेंगे। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहली बार आए हैं। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चाहूंगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी इस विषय के ऊपर अपनी बात रखें। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज बुधवार है, आप लोग सभी पहुंचे हैं, उसके लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद। हो सकता है किसी का ऑफ भी हो, लेकिन आप लोग आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते। मैं विशेष रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष काका जी का आभार व्यक्त करता हूं जो आज उन्होंने यहाँ पर समय निकाला और इस जो एआईसीसी की कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रेस वार्ता है इसमें स्वयं अपनी मौजूदगी देकर एक बहुत अच्छा संदेश दिया। मैं इनका विशेष तौर पे इसीलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सही कहा, मैं पीसीसी के दफ्तर में तो आता रहा हूँ, यहाँ प्रेस वार्ता भी करता रहा हूँ जैसे आप सब, मगर जब से आप अध्यक्ष बने उसके बाद ये पहली प्रेस वार्ता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उस रूप में आज आपने यहाँ पे स्वागत किया, आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ। हमारे पारिवारिक संबंध है, हमारे बीच में हमारी विधायक, हमारी बहन और राजस्थान की एक सशक्त आवाज किसान की युवा की कृष्णा पुनिया जी, हमारी बहुत ही आदरणीय सुचिता आर्या जी, जो एक आप सब जानते हैं एक बहुत लोकप्रिय किसान परिवार की
संस्कारों को, पृष्ठभूमि को आगे लेके चल रही है। और सभी साथी, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अग्निपथ भर्ती योजना को तुरंत केंद्र सरकार वापस ले। हम ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि योजना ना तो देश हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना ही हमारे देश के नौजवान के भविष्य के हित में। सरकार और प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं, अभी आप मन की बात सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी, हम आग्रह करते हैं अहंकार छोड़े सरकार और देश के नौजवानों की, देश की फौज की मन की बात भी सुने। ये इस सरकार की एक कार्यशैली रही है कि ये योजना लेके आते हैं, किसी से सलाह नहीं करते, मशवरे नहीं करते और उस योजना को लागू कर देते हैं। लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को दरकिनार करते हुए, जैसे भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन बिल की बात हो, नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, 3 कृषि कानूनों की बात हो और इस योजना की बात हो, और उसके बाद जब तीर कमान से छूट जाता है तो उसके बाद निशाना साधने की कोशिश करते हैं, अलग अलग बदलाव लाते हैं कि इसमें ये कर देंगे, 2 साल की छूट दे देंगे, इस प्रकार से कंडीशन करेंगे, वो करेंगे। जैसे इसमें अग्निपथ में आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने कई बार देखा। मगर हम आग्रह करना चाहते हैं कि मन की बात सुने, प्रधानमंत्री के अहंकार को त्यागे। कृषि कानूनों के मसले पे भी आपने देखा कि अंततः उन्होंने मांग को मानना पड़ा किस देश के किसान की, लेकिन 700 घरों के चिराग बुझने के बाद 700 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके बाद वहां भी यही हुआ था कि ना तो वही केस अग्निपथ में हुआ, ना संसद को विश्वास में लिया गया, ना स्थायी समिति रक्षा मंत्रालय की जो बनी हुई है संसदीय स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस, उसमें कोई चर्चा की गई, ना कोई व्यापक देश में इस बात को लेकर कोई डिस्कशन हुआ। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब मैं जो 3-4 बिंदु शुरू में कहे थे, हम इनको इसकी मांग हम वापस लेने की क्यों कर रहे हैं, उन 3-4 बिंदुओं पे एक एक करके मैं आना चाहता हूं। सबसे पहली बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की फौज को कमजोर नहीं होने देती। ये राष्ट्र की सुरक्षा में नहीं, कोई भी ऐसा कदम जिससे देश की फौज अगर कमजोर होती दिखाई देगी, ऐसे कदम का हम डट के विरोध करेंगे। ये ऐसी पार्टी है, सत्ता दल, जो राष्ट्रभक्ति के नाम पर वोट तो अर्जित करना जानती है, लेकिन उस नौजवान जो छोटे गांव कस्बे में सुबह 4 बजे निकल जाता है घर से, रेस लगाने के लिए, घर बैठक करने के लिए, प्रैक्टिस करके तैयार फौज की भर्ती के लिए, उसके मन में जो देशभक्ति का जज्बा है, उस देशभक्ति के जज्बे को समझ नहीं पाते। इस योजना से उस नौजवान के देशभक्ति के उस जज्बे का भी इस सरकार ने बहुत बड़ा अपमान किया है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, वो देश की सेवा के लिए फौजी बनने जाना चाहता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अग्निवीर बनना नहीं जाना है। हम कह रहे हैं कि देश की फौज कमजोर होगी इससे, ये केवल हम ही नहीं कह रहे, बहुत से रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं, परमवीर चक्र विजेता बहुत से हमारे कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं, और ये क्यों महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, आप ऐसी योजना लेके आए हैं जिस योजना के आधार पर धीरे धीरे हमारी फौज की संख्या कम हो। आज के दिन 50 से 80 हजार हर साल भर्ती, इस योजना के अनुसार 45 से 50 हजार के तक, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही मान के चलिए, मगर इन अग्निवीर सिपाहियों की भर्ती की जाएगी।
उनमें से 1/4 यानी कि 12,000 सैनिकों को पक्की नौकरी मिलेगी। अगर ये योजना 15 साल तक चली तो कहीं ना कहीं हमारी जो आज 14 लाख हमारी सैन्य बलों की संख्या है, वो संख्या बल घटकर 6 लाख हो जाए। नंबर 1, फौज क्यों कमजोर होगी? दूसरा, फौज का सैनिक जो फ्रंट लाइन पे देश की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लिए हो, अगर वो अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित स्वयं महसूस करे, वो किस जज्बे से लड़ेगा? फौज कोई व्यवसायिक विषय नहीं है। ये देश राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना से, ये जय जवान जय किसान का देश है। उस भावना से आत्म बलिदान करने के लिए भी देश का फौजी सरहद पे खड़ा होता है। आज आपने ऐसी स्थिति कर दी, 6 महीने की आपने ट्रेनिंग कर दी, 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, 1 साल चला गया। 4 साल में आखिरी के 1-1.5 साल, वो 4 साल के बाद क्या करेगा इस बारे में सोचेगा। आप लोगों ने भी जर्नलिज्म पढ़ा होगा, किसी ने स्नातक किया होगा, किसी ने इंजीनियरिंग करी होगी। 3 साल का कोर्स है, वो 4 साल का कोर्स। आखिरी साल अब याद करें अपना, यहां तो 10वीं के बाद जा रहे हैं, और 12वीं के बाद भी अगर आप आखिरी साल याद करें तो आप ये सोचते थे कि इंटर्नशिप कहां करेंगे, आगे नौकरी कहां तलाशेंगे। वो अपने भविष्य को लेकर आखिरी साल में तो 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, और आखिर का 1-1.5 साल इस असुरक्षा में कि आगे क्या करूंगा, फौज में रिटेन होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ऐसे में जिस देश का फौजी ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करे अपने भविष्य को लेकर, वो कैसे सुरक्षा कर पाएगा? फौज इसलिए फौज क्यों कमजोर होगी? तीसरा कारण, आज फौज में जो ट्रेनिंग का हमारा तरीका, आज 1 साल की ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग, और अगले 2 साल में अपनी रेजिमेंट के अंदर जिसका प्रतीक है नाम, नमक, निशान, भावनात्मक रूप से टेक्निकल ट्रेनिंग जिसको कहा जाती है, फौजी ऑब्जर्व किया जाता है। और फौज के सभी जनरल्स विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरे साल के अंत में संपूर्ण फौजी मिलता है। यहां आपने वो जो 1 साल की ट्रेनिंग थी वो 6 महीने करती, तो जो ये हमारी रेजिमेंट्स जो आधार है, जिस आधार पे जो नींव है, जिस नींव के ऊपर दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ फौज आज हिंदुस्तान की फौज मानी गई है, टाइम एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, हर युद्ध में हमारी फौज जीती है। उसके बाद आज उस फौज की उस प्रणाली के साथ बिना कोई व्यापक चर्चा करे इतना बड़ा छेड़खानी करना, मैं समझता हूं कि ये फौज की नींव को हिलाने का काम जो आप कर रहे हैं, इससे फौज कमजोर होगी। फौज क्यों कमजोर होगी? चौथा कारण, कई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। आर्मर्ड कोर, रशिया के अंदर आप जाके पूछे, आर्मर्ड कोर की 5 साल की ट्रेनिंग है। आर्टिलरी, चीन की आर्मी में आर्टिलरी में 3.5 साल की ट्रेनिंग है। इन्फेंट्री, अलग अलग इन्फेंट्री के डिविजन, अलग अलग देशों की, अलग मुल्कों की फौज में अलग अलग उनकी ट्रेनिंग है। आज आप किस प्रकार से जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग धीरे धीरे एक संपूर्ण फौजी तैयार होता है, तीसरे चौथे साल में निकलता है, आप उसकी रिटायरमेंट की तैयारी करने में सब, तो देश की फौज कमजोर होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय फौज को, जिस फौज ने देश की सुरक्षा में अपने बलिदान दिए, जिस फौज को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज माना गया हो, उस फौज में छेड़खानी नहीं होने देगी। हम सवाल करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, बताएं कि फौज में क्या कमी थी कि आज इतने बड़े बदलाव की फौज में आवश्यकता, वो भी बिना चर्चा। दूसरा बिंदु, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़। आप जानते हैं कि नकारात्मक नीतियों की वजह से आज देश के 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और ये हमने के नीति आयोग कह रहा, सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही। ऐसी परिस्थिति में जब 65 लाख केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की नौकरियों में रिक्त स्थान हो, जिसमें से 26 लाख अकेले केंद्र सरकार में रिक्त स्थान हो, और 2 लाख से ज्यादा फौज में रिक्त स्थान हो, ये
स्वयं मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था 28 मार्च को संसद में, उसमें जानकारी मिली, जैसा आप जानते हैं। उसके बाद ये आंदोलन बना पूरे देश में कि 2 लाख से ज्यादा फौज में रिक्त स्थान है और 3 साल से भर्ती नहीं हो रही। पहले तो रक्षा मंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी स्थिति बनी कि 3 साल से कोई भर्ती नहीं, इतने रिक्त स्थान फौज में और अलग अलग वैकेंसीज में, ऐसे नौजवानों के भविष्य के साथ रिकॉर्ड बेरोजगारी का जो सामना कर रहे हो, इतना बड़ा मजाक की सरकार ने किया है। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि धीरे धीरे फौज की जो हमारी संख्या घटेगी, स्वाभाविक रूप से संख्या घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी बात, जो लोग अग्निवीर 4 साल के बाद जिनकी फौज से छुट्टी कर दी जाएगी, आज बड़े बड़े क्लेम किए जा रहे, दावे किए जा रहे कि उनको अलग अलग फोर्सेस के अंदर, जो गृह मंत्रालय के अंदर सारी फोर्सेस है, उनमें प्राथमिकता दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में प्राथमिकता दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो लोग 15 साल की ट्रेनिंग करके घर वापस आ रहे हैं 35 साल में, आज कितने ऐसे रिटायर्ड फौजियों को आपने अपनी फोर्सेस के माध्यम से अब्जॉर्ब करने का काम किया है? कितने ऐसे फौजियों को आपने किया है, एक्स सर्विसमैन को किया है? क्योंकि आज भी प्रावधान है, आज भी हर जगह प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे पुलिस फोर्सेज हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ की फोर्सेज हो, चाहे वो पीएसयूज के अंदर जैसे एनटीपीसी इत्यादि, वहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़ी हुई वैकेंसीज हो, आज भी एक सर्विसमैन को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन उनको तो आप अब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे। आने वाले समय में जब इतने लोगों की छुट्टी करके आप घर भेजेंगे तो आप किस आधार पे, तो ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। युवाओं की देशभक्ति की भावना का भी बहुत बड़ा अपमान है, जैसे मैं पहले आपके बीच में कह चुका। एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि जी इजराइल में ऐसा होता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने एक हरियाणा के अंदर हम बोलते हैं, शायद राजस्थान के अंदर बोलते हैं नकलची बंदर, आपने सुना होगा नकलची बंदर। ये सरकार, आपको याद होगा 3 कृषि कानून जब लेके आई तो सरकार ने कहा कि अमेरिका के अंदर इसी रूप में कॉर्पोरेट सेक्टर कृषि क्षेत्र में है। हमने कहा अमेरिका नहीं, हिंदुस्तान अलग है, परिस्थितियां अलग है। आप इस देश को समझो, 50% लोग कृषि पे आधारित हैं, अमेरिका में आधा प्रतिशत है। यहां कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं चलेगी, यहां हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के कानून चलेंगे। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की परिस्थितियां देखते हुए एमएसपी की प्रणाली को और बाकी मंडी व्यवस्था की प्रणाली को विकसित करने का काम किया था, मगर सरकार ने उस समय नहीं मानी। खामियाजा देश के किसान को हुआ, देश को हुआ। 700 किसानों की जान कुर्बान हुई और उस बलिदान लेने के बाद सरकार ने अपने कदम उठाए, प्रधानमंत्री जी ने वो प्रेस वार्ता करी। आज वही बात पहले अमेरिका से लेके आया था, पहले इजराइल में आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। छोटा मुल्क है, मगर छोटे मुल्क से भी ज्यादा एक एडवांस इकोनॉमी है। वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, 100% एम्प्लॉयमेंट है अलग अलग सेक्टर में। कोई स्वेच्छा से आर्मी में जाना ही नहीं चाहता। वहां भावना में भी फर्क है हिंदुस्तान में और इजराइल में। ये देशभक्ति हमारे गांव में, छोटे कस्बों में, नौजवानों के रग रग में देशभक्ति भरी हुई है। वहां आर्मी फर्स्ट चॉइस नहीं है इजराइल में, कोई फर्स्ट प्रेफरेंस से आर्मी में नहीं जाना चाहता। इसीलिए वहां तो कंपल्सरी सर्विस करके 4 साल में रिटायरमेंट करके सारी 100% सबको जाना पड़ता है। वहां की स्थिति अलग है, हिंदुस्तान की परिस्थितियां अलग है। हिंदुस्तान में नंबर 1 चॉइस, जैसे मैंने कहा, बहुत हिंदुस्तान के नौजवानों की गांव में, छोटे कस्बों में
जो लोग 4 बजे उठ के अपनी प्रैक्टिस करने निकलते हैं, मैदान में दौड़ लगाते हैं, उनकी सबसे सर्वोत्तम अगर कोई चॉइस है तो वो फौज में जाना। इसलिए ये नकलची बंदर कभी हिंदुस्तान की परिस्थिति है कि सरकार ने नकलची बंदर का रूप ले लिया है। कभी अमेरिका से ला रहे हैं, कभी इजराइल से ला रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों के लिए सूटेड जो नीतियां हैं वो चलेंगी, वहां की नहीं चलेंगी। इसमें बाकी आपके बहुत से प्रश्न होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि भाई 2 मुख्य बिंदु, देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, देश की फौज को कमजोर नहीं हम होने देंगे, और देश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी 2 मुख्य बिंदु। मैं ये भी कहना चाहता हूं सरकार से, कई विषय ऐसे होते हैं, राष्ट्र सुरक्षा और फौज का वो विषय जहां राजनीति का कोई स्कोप नहीं। आप राजनीति करिए, आपकी आदत है हर चीज पर राजनीति करते हैं, आप करिए, हर चीज पर राजनीति करिए, लेकिन देश की फौज, राष्ट्र सुरक्षा पे राजनीति नहीं, राजनीति होनी चाहिए। और राजनीति क्या है? राजनीति का अर्थ सभी को विश्वास में लेकर एक मत से नीतियां बने, क्योंकि देश का फौजी किसी एक विचारधारा का कोई के परिवारों से नहीं जाता, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक भाषा, किसी एक भाषा के परिवारों से नहीं जाता। उसमें संपूर्ण देश के अलग अलग एक कोने से देश की सीमा पर फौजी जब जाता है तो हिंदुस्तान अपने दिल में लिए जाता है, भारतवर्ष के प्रति समर्पण अपने दिल में लिए जाता है। ये राष्ट्र है, और इसीलिए ये राजनीति इन विषयों पर नहीं होनी चाहिए। आज मैं राजनीति क्यों कर रहा हूं? ये कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार दबाव में थी, रिकॉर्ड बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की तरफ लुढ़क रही थी। 2 करोड़ रोजगार हर साल का वायदा था, उस वायदे में सरकार पूरी तरह विफल हो गई थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उस जुमले को छुपाने के लिए शगुफा छोड़ दिया कि 10 लाख नौकरी देंगे। जो मैंने आपको साफ बताया कि ये 10 लाख काल्पनिक स्वप्न ना दिखाएं, मगर जो ये 62 लाख रिक्त स्थान पड़े जिसमें 2 लाख से ज्यादा फौज के, इनकी असली भर्ती सरकार निकाले, असली भर्ती करे। ये हमारी मांग है सरकार से। तो ये तो प्रमुख राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से, राष्ट्रीय दृष्टि से कुछ बातें थी। इसके साथ साथ मैं राजस्थान और हरियाणा जैसे प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये वो प्रदेश हैं जहां से परंपरागत रूप से फौज की भर्ती बड़े पैमाने पर रही है। यहाँ के नौजवान को कैसा दोहरा झटका लगा है? वैसे तो पूरे देश के नौजवान को झटका लगा है, मगर यहाँ के नौजवान को कैसा झटका लगा है वो भी मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि आपने देखा होगा, एक ये भी बात आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं रेजिमेंट सिस्टम जो है, जो फौज की नींव में जो आधार है, उनकी जिन क्षेत्रों से परंपरागत रूप से बड़ी पैमाने में भर्ती होती है, जहां बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसमें बहुत से राजस्थान में भी है, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लिए समर्पित होकर बलिदान देने की परंपराएं रही हैं, उन इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया ऑल क्लास की बात आई है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये एक और प्रश्न पूछा गया था संसद में हमारे एक साथी सांसद द्वारा, ये 11 फरवरी 2022 को सारे प्रश्न की लेटेस्ट सेशन में ही पूछे गए थे। चाहे वो जो मैंने पूछा था कि जिसमें जवाब आया था 3 साल से भर्ती नहीं हो रही है, 2 लाख से ज्यादा वैकेंट है, इसमें पूछा गया था कौन से प्रदेश से कितनी भर्ती हो रही। अगर हम राजस्थान का देखें तो राजस्थान में 2019-20 में लगभग
6,887 पक्की भर्ती, लगभग 7,000। राजस्थान की एवरेज लगभग 7,000 के करीब है। उसके बाद से भर्ती हुई नहीं। पहले भी आप साथ ले जाके देखें तो 7,000 के इर्द गिर्द आंकड़ा घूमेगा। मैं साथ में हरियाणा भी जोड़ूंगा। हमारे हरियाणा से भी लगभग 5,000 की भर्ती 2019-20 में। ये अब इस ऑल इंडिया और क्लास के बाद अग्निवीरों की संख्या राजस्थान में घटकर 2,604 और हरियाणा में घटकर 963। अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग। तो जहां आपकी 7,000 के करीब पक्की भर्ती होती थी राजस्थान में, वो अग्निवीर की भर्ती लगभग 2,500। और आपको पता है कि इसमें से भी पक्के 4 साल के बाद 1/4 इसमें से पक्के किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो योजना आई है, किस रूप में ऐसे प्रदेश जिन्होंने और ऐसे इलाके जो आज परंपरागत रूप में जिन्होंने फौज में अपने बलिदान दिए, इन प्रदेशों और इन इलाकों के हितों में भी नहीं है। इनके नौजवानों के हितों के साथ भी कुटराघात कहीं ना कहीं ये है। इस बात को भी समझ कितना नुकसान होगा पक्की भर्ती में, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये भी एक विशेष रूप से मैं ये बात रखना चाहता था। और आपके कुछ प्रश्न हो इस योजना संबंधित हमारी, और जैसे बताया अभी अध्यक्ष जी ने, कल हमारी पार्टी के पूरे देशव्यापी एक मुहिम है। आज भी देशव्यापी मुहिम है। आज 20 राजधानियों में अलग अलग शीर्ष कांग्रेस के नेतागण 20 राजधानियों में अलग अलग विस्तृत रूप से इस योजना को लेकर हमारी क्या रिजर्वेशन है वो आप लोग के माध्यम से हम लोग देश के सामने रख रहे हैं। अपनी मांग को रख रहे हैं कि योजना वापस हो। कल हर विधानसभा क्षेत्र में, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा लेवल पे 10 बजे से 1 बजे तक एक धरना रहेगा। देश के नौजवान के हक का धरना, राष्ट्र सुरक्षा के हित का धरना, देश की फौज को कमजोर ना होना देने के संकल्प को लेके धरना। कल हमारा एक व्यापक धरना रहेगा। उस धरने में राजस्थान की बहुत जबरदस्त तैयारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे अध्यक्ष जी का। जिस तरह से हमें जानकारी मिली, बहुत ही सर्वोत्तम तैयारी यहाँ पे राजस्थान में भी है, जिसका कल आप लोग कवरेज करेंगे। उसकी भी आप तक जानकारी देना मैं मुनाफिक समझा। और इसके अलावा कोई आपके प्रश्न हो, देखिए हमने मांग करी इसको वापस लेने की। हमने मांग करी कि केंद्र सरकार जिम्मेदारी ले, जो आज 3 साल से भर्ती नहीं हुई है। वातावरण बन गया कि नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। और अच्छा, बहुत से नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। कैसे? बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। मैं भी बहुत घर गया हूँ हरियाणा में। और इसीलिए हमने रक्षा मंत्री जी से कहा कि आप जिम्मेदारी लेंगे तो इससे माफी भी मांगे। हमारी कोई मिलिट्री के अंदर कोई रिफॉर्म्स अगर लाए जाए हमारे देश की फौज को मजबूत करने के लिए, उससे आप आपत्ति नहीं, ये भी मैं स्पष्ट करना आगे मैं चाहूंगा। मगर उसकी प्रक्रिया हो, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा हो, प्लानिंग कमेटी में हो, पार्लियामेंट में हो, देश के सामने सारी बात रखें, तथ्य रखें, चर्चा हो। और उसके बाद अगर देश की फौज को, मिलिट्री को मजबूत करने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाएगा तो हम उस कदम का पूरी तरीके से स्वागत करेंगे। दुर्भाग्य की बात यह कहीं ना कहीं ऐसा देश में इंप्रेशन गया है, आपके प्रश्न लेंगे, कि ये पेंशन को बचाने के लिए किया जा, पेंशन बजट को बचाने के लिए किया जा। ये भी इंप्रेशन जाना बड़ा नकारात्मक संदेश है देश की सुरक्षा के लिए, देश की फौजियों के लिए। जिस प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, हरियाणा के
रेवाड़ी के अंदर उन्होंने 2014 की पहली चुनावी सभा करी थी गुजरात से आकर, जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है, जो रेवाड़ी का हमारा जिला, और वहां पर उन्होंने उद्घोष किया था 1 रैंक 1 पेंशन। रेवाड़ी की उस वीर भूमि पे वो कह के गए थे 1 रैंक 1 पेंशन, मगर वहां से अब 9 रैंक 2 पेंशन दिल्ली से उन्होंने देश के फौजियों के बीच में ये संदेश दिया, नकारात्मक है। और ये बजट की बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर इन्हीं की सरकार में देखें, हमारी सरकार है तुलना नहीं, वो भी आप तुलना करके देख सकते हैं कितनी कटौती की गई है बजट में। लेकिन रक्षा बजट मात्र पिछले 5 साल में हम देखें, यूपीए के समय देखें तो और ज्यादा गिरावट रक्षा बजट में, लेकिन मात्र 5 साल में 2017-18 में 17.8% केंद्र सरकार का खर्च रक्षा बजट को समर्पित था, और 2020-21 में ये घटकर 17.8% से 13.2%। इतनी भारी गिरावट जब चीन हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा हो और कई कई किलोमीटर अंदर चीन की फौज कहीं कहीं, जो सरकार और फौज ने स्वयं उस बात की यथास्थिति देश के सामने रखी हो, जब पाकिस्तान और चीन एक होकर 2 फ्रंट वॉर की बात करते हो, ऐसे समय रक्षा मंत्रालय का रक्षा बजट को इतनी भारी कटौती कौन सी देशभक्ति है? ऐसे समय देश के नौजवान के दिल में जो सपना था देश को समर्पित होकर फौजी बनने का, उस सपने को चकनाचूर करना कौन सी देशभक्ति है? सरकार ही बताए। तो आपके कोई प्रश्न हो? कोटा जी, हरियाणा के रोहतक के गढ़ी सांपला में छोटू राम संग्रहालय है, वहाँ किसान संगठनों की और एक धनखड़ खां में उसकी बैठक हुई। ओपी धनखड़ जी ने नेतृत्व किया। राजस्थान से भी काफी सारे किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता उसके अंदर मौजूद रहे। वहाँ युवाओं से कहा गया है कि आप इस अग्निवीर भर्ती योजना के फॉर्म न भरें, और अगर इसके फॉर्म भरते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, तो उनका सामाजिक रूप से उनको अलग थलग कर दिया जाएगा, एक तरीके से उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। क्या कांग्रेस इसको सपोर्ट करती है? देखिए, आज जो ये सरकार है, और सरकार ने एक बात कही है कि अग्निवीर योजना में, क्योंकि बहुत से नौजवान अपना पंजीकरण कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये बात का प्रतीक है कि नौजवान इस योजना पे अपना मोहर लगाएंगे। आप और हम जानते हैं यथास्थिति दूसरी है। आज देश में बेरोजगारी का ये आलम है। बहुत से नौजवान स्वाभाविक रूप से जब देश में बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हों, तो स्वाभाविक रूप से उसे पंजीकरण कराएंगे। अगर कोई चपरासी की पोस्ट निकलती है कहीं पूरे देश में, आपने देखा होगा कि पीएचडी तक बच्चे उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये स्थिति होगी केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता के कारण देश की अर्थव्यवस्था लुढ़क गई। तो ऐसे में ये इस बात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए सरकार को। सरकार किसी भी देश के छोटे गांव में, कस्बे में चली जाए, हम निमंत्रण देते हैं राजस्थान में चली जाए। राजस्थान में आए सरकार, केंद्र सरकार आए, मोदी जी अपना हेलीकॉप्टर सुबह 5-6 बजे उतार दें। हरियाणा में, राजस्थान में किसी भी गांव में जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे पूछ ले, पंजीकरण उन्होंने करवाया होगा, उनसे पूछने की योजना ठीक है, इससे वो संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है। आप युवाओं से क्या अपील कर रहे हैं? भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए? देखिए, हम देश की युवा की आवाज उठा रहे हैं, और देश का युवा स्वतंत्र है। देश का युवा जिसको लगता है सरकार की जो योजना है उसमें वो पंजीकरण कराए, हमें कोई एतराज नहीं है। मगर हम ये भी साथ में कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर देश का युवा अपनी बात उठाना चाहे, ज्ञापन देना चाहे, शांतिपूर्ण रूप से उठाना चाहे, तो ये भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। शांतिपूर्ण रूप से, शांति अहिंसा की लक्ष्मण रेखाओं के अंदर
उससे कोई उसके उल्लंघन करता है उसका समर्थन नहीं करते। मगर उस लक्ष्मण रेखा के अंदर अगर युवा अपना ज्ञापन देना चाहे, आज क्या खबर आ रही है अखबारों में कि एक संदेश दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि किसी की फोटो आ गई तो फौज में भर्ती नहीं होगी। एक संदेश दिया जा रहा है कि कोई कोचिंग सेंटर चल रहा था, उसमें से बच्चे अगर इस प्रोटेस्ट में थे तो उन पर ईडी की कार्रवाई होगी। ये भी लोकतंत्र के अधिकार हक में नहीं है। जैसे हमने कहा हमें कोई ऐतराज नहीं, देश के नौजवान इसमें जरूर पंजीकरण कराएं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर साथ में सरकार को भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। कोई अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहे तो सरकार को भी उसमें इतना संयम और इतना बर्दाश्त रखना चाहिए। Opposition is not united on this front, as in like जो पूरा अग्निवीर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कांग्रेस आरएलपी सब डिफरेंटली इस एजेंडे को टेकअप कर रहे हैं, एंड द सेंटर लीडर्स एंड ऑफिसर्स कि दे वोंट बी इशू रोल बैक। हाउ कम ऑपोजिशन इज नॉट यूनाइटेड? वर्किंग यूनाइटली, मतलब दे आर नॉट वर्किंग यूनाइटली ऑन दिस इशू। मतलब आरएलपी इज वर्किंग डिफरेंटली, कांग्रेस डिफरेंटली, अदर स्टेट्स अदर पार्टीज आर वर्किंग ऑन अग्निवीर। So do you think the rollback is possible as happened in agriculture laws was done? देखिए, रोल बैक ना सिर्फ संभव है और रोल बैक होगा। 3 कृषि कानूनों का किसने सोचा था रोल बैक? भूमि अधिग्रहण बिल जब सरकार ने निरस्त किया तो किसने सोचा था वो निरस्त का भी रोल बैक करेगी सरकार? क्योंकि सच लोकतंत्र में जन भावनाएं और सच को दबाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। और इसमें एक और बात आई है, वो आपसे प्रश्न से जुड़ी हुई बात थी कि पंजीकरण अगर हो गया इस योजना में तो रोल बैक नहीं हो सकता। यहां तो भर्तियां ही हो गई थी, यहां तो भर्तियां ही हो गई थी, वो निरस्त नहीं हो रही, वो भी निरस्त हो रही है, उनको अग्निवीर में ट्रांसफर किया जा रहा है। देश की सरकार और देश की संसद जब यथास्थिति को समझेगी, जिसका हमारा अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी है कि विपक्ष के रूप में सकारात्मक भूमिका निभाते हुए हम यथास्थिति को सरकार को दर्पण दिखाएं, तो उसके बाद निसंदेह इसका भी रोल बैक किया जाएगा। और लगभग सभी पार्टियां इस पे एक स्वर से, जो विपक्षी पार्टियां हैं इस पे एक स्वर से इसका विरोध कर रही है। So अगर पंजीकरण होगा तो रोल बैक क्यों होगा? I mean they will have all the grounds to continue. So, like what I was telling you, 3 years back, not only registration took place, the entire recruitment process was completed. Bharti had also taken place. Physical, everything, medical, everything was had been conducted. Even then they were put on hold. Now, some of them are cancelled. Some of them are they are saying that they will be absorbed in Agniveer. So, this registration is taking place. This doesn't mean that this is final. Ultimately, truth will triumph, and on this issue, broadly, all the major political parties are standing united. और जैसे कि आपने कहा कि सारी जो ऑपोजिशन पार्टी से यूनाइटेड एज मैटर को लेकर, पर शुरुआती 2-3 दिन में कांग्रेस जो है वो धरना प्रदर्शन जो कर रही थी, वो अपने नेताओं के खिलाफ जो ईडी के नोटिस आए हुए थे उनसे बच। आपकी शायद जानकारी नहीं है। सर मेरा सवाल तो अभी तक आया नहीं। आपके तथ्य गलत था ना, उसको मैं करेक्ट करा था, बताइए। शुरुआती 2-3 दिन में आपके जितने भी नेता थे राजस्थान के और जगहों से दिल्ली पहुंचे हुए थे और सड़कों पर जो आंदोलन कर रहे थे वो इस बात को लेकर कर रहे थे कि ईडी के नोटिस क्यों दिए गए। आपकी और अभी भी सवाल सवाल ये है कि पहले जो शुरुआती दौर में कांग्रेस के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर ये था कि ईडी के जो नोटिस आए हुए थे, और अभी भी जिस तरह से कांग्रेस में इंटरनल डिफरेंसेस दिख रहे हैं, राजस्थान की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री के बीच के डिफरेंसेस जो सामने कई बार आ चुके हैं, उस पर लगता है कि कांग्रेस का फोकस ज्यादा है अपने आप को बचाने का, अपने अस्तित्व को बचाने के ज्यादा बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर भी क्यों आंदोलन कर रही है कांग्रेस, शायद इसलिए कि उसको लगता है कि अब वो बीजेपी को घेर सकती है। तो ये जो इम्प्रेशन है, बात इम्प्रेशन की है, जो लोगों के बीच में मैसेज जा रहा है, और इस मुद्दे को आरएलपी बार बार कह रही है कि ये मुद्दा तो हमने उठाया, पहले सड़कों पर तो हम आए, कांग्रेस तो बाद में आई है इस मुद्दे पर। देखिए, एक मैं आपको प्रश्न कर दूं,
आपकी वही मैंने कहा कि जानकारी आपकी पूरी थी नहीं, इसीलिए अब आप आ गया कुछ और बचा। पहले दिन से हम विरोध कर रहे हैं। जिस दिन ये योजना लागू हुई, मैं ट्वीट की बात नहीं कर नहीं रहा। मैं आपको मैंने सुना पूरा। और कोई बात जब पहले दिन योजना आई उसी रोज एआईसीसी में कांग्रेस पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, तो आप इसीलिए मैं उसका अच्छे से जवाब दूं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पहले दिन, एआईसीसी से आपने कवर किया कि नहीं किया, ट्वीट की बात नहीं कर रहे, और घोषित किया कि अगले दिन जंतर मंतर पे सभी कांग्रेस के सांसद और वर्किंग कमेटी के मेंबर, मैं वर्किंग कमेटी का भी सदस्य हूं, हम धरना देंगे इसी मुद्दे पे लेके। हमने ईडी का मुद्दा उससे पहले चल रहा था, ईडी के मुद्दे पे 2 दिन प्रोटेस्ट हुआ, ईडी पे राहुल जी की पूछताछ उससे पहले चल रही थी, उसके बीच में योजना आई, मगर हमने उस मुद्दे को तुरंत हमने कहा कि हम ये मुद्दा देश के सामने ज्वलंत आया है, हम इस पे धरना देंगे। जंतर मंतर का अगले दिन धरना हुआ, पहला धरना। उसके अगले दिन जंतर मंतर पे एक बड़ा धरना हुआ जिसमें राजस्थान से भी बहुत लोग गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी, जिसमें इनके नेतृत्व में बहुत लोग पहुंचे, राजस्थान से बहुत लोग गए। उस धरने में भी हमने दोनों बात, पहले अग्निपथ की बात और उसके बाद, क्योंकि वो हमारा इशू चल रहा था, लेकिन तब से लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं। और जहां तक आप किसी और दल की बात कर रहे हैं, उनको स्वतंत्रता है, मगर ऐसे दलों की आप बात कर रहे हैं जो दल सत्ता के खिलाफ कम बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। ऐसे कई छोटे मोटे दल हैं जो विपक्ष के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। क्या राजनीति है समझ नहीं आती, लड़ना है तो सत्ता के खिलाफ लड़ो, मिलकर लड़ो, मगर फिर भी हमें कोई उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना। सब लोग मिलकर इसका विरोध करें, देश में हम सबका स्वागत करते हैं, मगर पहले दिन से मैं आपकी जानकारी आपकी मैंने दुरुस्त की। अगले दिन हमने धरना दिया जंतर मंतर, मैं स्वयं उस धरने में मौजूद था, और स्वाभाविक रूप से आज सारी जानकारी उस धरने की आप सोशल मीडिया पे जाके ले सकते हैं। कोई मैं कुछ कहूँ बात तो नहीं रही, तो आपकी जानकारी पूरी नहीं। आप बात डिनाई कर रहे हैं, जो मैंने दूसरी बात की उसका बिल्कुल स्किप कर दी। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के बारे में जो मैंने कहा वो तो आप बिल्कुल स्किप कर रहे हैं। वो मैं अगर बोलूं तो आप कल जो है वही छापोगे अग्निपथ वाली, तो हमारी कुछ चलेगी नहीं, तो मैं ऐसा क्यों आपको मौका दूं? ये बात है, बोलिए क्यों बोलूं? आप अग्नि देखो, हमारा विरोध अग्निपथ को लेकर है, ये हम ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। सरकार वो दूसरा मुद्दा मान सकती है, और मुझे पता है आप सरकार का हिस्सा तो होगी। सर, क्या कांग्रेस प्लान करती है कि बाकी पार्टीज के साथ एक ऑल पार्टी मीट बुलाई जाए फॉर अगेंस्ट देखिए, जब राष्ट्रपति जी से मिला था हमारा स्टेटमेंट, तब भी हमने ये मांग रखी थी, और उसमें एक और मांग रखी, जैसे मैंने कहा कि भाई इसमें राजनीति नहीं, इस विषय में राजनीति नहीं, इस विषय में राजनीति है। और राजनीति का अर्थ यह है कि सबको विश्वास में लेकर, क्योंकि देश की फौज सबकी है, देश की राष्ट्र की सुरक्षा सबकी है, देश के ये सबका दिल धड़कता है। आज हमारे तो ऐसे प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, आज हर घर में फौजी है, कोई राजनीतिक दल देख के नहीं, हर घर में फौजी है, हमारे भी घर में फौजी है, आपके भी घर में फौजी है। हर घर में शहीद शहादत दी है, कुर्बानियां दी देश के लिए। तो इस तरह राजनीति, और राजनीति क्या हो, आपने जैसे कहा कि भाई या तो सरकार मिलिट्री के रिफॉर्म्स के बारे में कुछ सोचती है तो कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, या स्टैंडिंग कमेटी के सामने, अगर कोई स्टैंडिंग कमेटी की अगर कोई ऐसी डिस्कशन है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, विदाउट बीइंग इन प्रेस, वैसी भी कई बार राष्ट्र सुरक्षा लेके बातें होती है जो बिल्कुल जिनको कॉन्फिडेंस के साथ डिस्कशन किया जाता है, वो स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट है वो सारे नियमों की सीमाओं में आती है। बहुत सी स्टैंडिंग कमेटी में ऐसी डिस्कशन होती है जो उसमें सभी पार्टी के सांसद रहते हैं, उस विषय से कई दिन की कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी रहती है, वो सारे सांसद एक कमेटी में रहते हैं और वो डिस्कशंस जो होते हैं
वो लगभग प्रेस के पर्दू के बाहर रहते हैं। तो और उसमें एक परंपरा रही है हमारी लोकतंत्र की, सर्वसम्मति बना के चलने की परंपरा रही है इन विषयों पे। हमारी भी पार्टी की सरकार है बहुत लंबे समय तक इन विषयों पे सर्वसम्मति बनाकर हमेशा चलने का प्रयास किया गया। आपको याद होगा इंदिरा जी के समय जब बांग्लादेश वॉर को जब याद किया जाता है तो उसके साथ ये भी आता है कि उस समय यूएन में भारत के की बात को लेकर उस समय जो विपक्ष में थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो पहुंचे देश की तरफ से, उन्होंने नेतृत्व किया था देश का। इस प्रकार की इन नीतियों में फौज को लेकर, देश की राष्ट्र सुरक्षा लेकर एक परंपरा रही है देश की, प्रजातंत्र उससे मजबूत रहा है कहीं ना कहीं। अब कहीं किसी कोने में कोई योजना बनाई जाती है, कोई अमेरिका से कॉपी करके, कोई इजराइल से कॉपी करके उसको थोप दिया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात, इसको लेकर हमारा विरोध। सर ऑपरेशन लोटस पे क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र में जो जिस तरीके से महागठबंधन गठबंधन जो है आपका वो टूट चुका है, तहस नहस हो चुका है, राजस्थान टूट गया, स्थितियां तो ऐसी बन गई जब शिंदे अलग हो गए तो। अभी कहाँ टूटा? जो है महाराष्ट्र में हमारी सरकार मजबूत है और हमें विश्वास है कि कोई भी जो प्रयास किए जाएंगे इस तरीके के, भाजपा को पहले भी मुक्ति खानी पड़ी थी, राजस्थान उसका उदाहरण है और महाराष्ट्र के अंदर भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो गठबंधन है वो चट्टान की तरह मजबूत है हमारी सरकार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को लेकर के सीएम साहब ने कहा है कि सचिन पायलट के साथ मिले हुए मैंने थे जवाब दिया था और लगा दिए उन्होंने। आपने जो बोला उससे संबंध, आपने बोला राजस्थान में मुक्ति खानी पड़ी थी तो वो ऐसा है कि मैंने पहले कहा कि हमारी प्रेस वार्ता जो है वो अग्निमत पे है। सर आपने बोला राजस्थान में मुक्ति खानी पड़ी है, ऐसा है राजस्थान कि में अलग अलग जगह इनको खानी पड़ी होगी, मगर जो आप चाह रहे हो मैं दूंगा नहीं। जो अग्निपथ योजना पे जो आपको सारी बातें आप चिंता करो, देखो आप प्रेस के आपकी बात आ गई। नहीं, राजस्थान में जो 7,000 भर्ती होते थे पक्के, अब वो घटकर कितने 2600 समथिंग। आपने नोट किया कि नहीं किया पता नहीं, वो भी एक आपके, देखो वो आपके भाई भी तो हमारे होंगे, हमारे नहीं तो आपके होंगे, उनकी भी चिंता करो, आप उनके बारे में लिखो। आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री मौका दे रहे हैं, आप मौका नहीं दे रहे। ऐसा है कि आपको वही जो क्वेश्चन का मैंने उत्तर पहले दिया है वो बहुत अच्छा आंसर है। उसका आपने देखा होगा जब मैंने जवाब दिया था तो पूरा खाके लगा के आप लोग हंस रहे थे। सर हम तो लाइव, तो वो आप उस प्रश्न का जो वो उत्तर था उसी को आप दोबारा से रिप्ले कर ले। आज की हमारी प्रेस वार्ता अग्निपथ योजना की वापसी की है। देश की फौज को कमजोर नहीं होने देंगे, देश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सरकार द्वारा हमारे इस विरोध को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग विषयों को मीडिया में उछालने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ हम प्रेस वार्ता को यही संपन्न करते हैं और कल जो है आपकी धन्यवाद के लिए जय जवान जय किसान। हाँ जी, चौटासरा जी कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अगर चौटासरा जी सवाल लेना चाहें, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोला है गजेंद्र सिंह के आरोप को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? हम सब एक है, 2023 में पुनः सरकार बनाएंगे, 24 में मोदी सरकार का तख्ता पलट जाएंगे। धन्यवाद।